इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन को मिलेगा जर्मन पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जर्मन, जो कि अब सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद करता हुआ दिखाई देगा। और इसी मुद्दे पर जर्मनी की पोलैंड से बातचीत भी चल रही है। नेटो के चीफ ने कहा है कि जर्मनी के इस मूव का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि मॉस्को से 7000 किलोमीटर दूर पुतिन एक और बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। ये युद्ध जमीन पर नहीं बर्फ पर लड़ा जाएगा। और इस युद्ध के लिए रूस ने जिस तरह के हथियार तैयार किए हैं वो दुश्मन पर भारी पड़ने वाले हैं। Отмечу, что первые два этапа этой серии Арктика и Жюльен. जैसे जैसे ये जहाज पानी की तरफ बढ़ रहा है, पुतिन की आंखों में चमक देखी जा सकती है। ये पुतिन का नया कॉन्फिडेंस है, ऐसा आत्मविश्वास जो उन्हें यूक्रेन के बाद दूसरे युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। ये है याकूतिया आइस ब्रेकर। मॉस्को से 7000 किलोमीटर दूर पूरब में रूस के सबसे ठंडे इलाके के नाम पर इस जहाज का नाम रखा गया है। आप इसे पुतिन का येती कह सकते हैं, वो येती जो बर्फ को चीर कर आगे बढ़ता है। 33,000 टन भारी इस जहाज ने पुतिन को एक नई जंग जीतने का भरोसा भी दिला दिया है। पुतिन के येती में बहुत ज्यादा पावर है। ये न्यूक्लियर पावर पर चलते हैं, यानी नॉन स्टॉप पावर की वजह से आर्कटिक में इनका कोई मुकाबला नहीं है। पुतिन ऐसे 4 आइस ब्रेकर तैयार कर चुके हैं जो रूस की फ्लीट को और ताकतवर बना देंगे। До такого высокого ледового класса имеют для нас стратегическое значение. Они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства. बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसे बड़े बड़े जहाजों के साथ पुतिन इस बर्फीले इलाके में क्या करने जा रहे हैं। इन तस्वीरों में अमेरिका क्यों बेचैन है? बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे इस जहाज से नेटो क्यों डरा हुआ है? आर्कटिक क्या है? रूस का प्लान क्या है? देखा जाए तो ये बर्फ का दरिया है और पुतिन को टैंकों से जाना है। यूक्रेन के बाद आर्कटिक पर कब्जे के लिए पुतिन के पास स्पेशल जहाज भी है। पुतिन के पास आर्कटिक की बर्फ में लड़ने के लिए स्पेशल फोर्स भी है। पुतिन के पास आर्कटिक में अड्डे भी हैं और पुतिन के पास उन अड्डों को अमेरिका और नेटो से महफूज रखने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक भी है, जिसे दुनिया T-14 आर्माटा के नाम से जानती है। ये है पुतिन का सबसे तगड़ा टैंक T-14 आर्माटा, जो खास बर्फ और आर्कटिक जैसे इलाकों के लिए तैयार किया गया है। T-14 को आर्कटिक के लिए क्यों तैयार किया गया है? इसके लिए देखिए कि आखिर आर्कटिक को लेकर रूस और बाकी दुनिया का मोह क्या है। क्यों यहां यूक्रेन से भी बड़े महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है? कैसे यहां तीसरे विश्व युद्ध की जमीन आर्कटिक की बर्फ को हटाकर तैयार की जा रही है? आर्कटिक उत्तरी ध्रुव का वो इलाका है जहां रूस तेजी से अपनी मिलिट्री की मौजूदगी बढ़ा रहा है, क्योंकि वहां बर्फ अब तेजी से पिघल रही है। यह रूस के लिए भी फिक्र की बात है, क्योंकि आर्कटिक में बर्फ की मौजूदगी रूस के दुश्मनों के लिए अब तक एक प्राकृतिक बैरियर रही है। लेकिन अब यह बर्फ पिघल रही है और रूस इसे अपने समुद्री सरहद के लिए खतरा मान रहा है। यही वजह है कि रूस ने अब आर्कटिक के आसपास अपने बड़े मिलिट्री बेस बना लिए हैं। यह रूस का स्लावा क्लास का मिसाइल क्रूजर मार्शन उतनी सो है, ठीक उसी क्लास का शिप जो मॉस्कोवा था, लेकिन यूक्रेन ने उसे डुबो दिया।
अब मार्शल उतनी 100 आर्कटिक के आसपास रूसी ठिकानों की हिफाजत करता है और ये यहां रूसी नौसेना की बहुत बड़ी ताकत माना जाता है। रूसी नौसेना की 4 फ्लीट्स में यहां उत्तरी फ्लीट सबसे बड़ी है और नेटो को सबसे ज्यादा खतरा रूस के इसी बेड़े से लगता है, जिसमें कई बड़ी परमाणु पनडुब्बियां भी शामिल हैं। अब रूस आइस ब्रेकर की मदद से यहां का युद्ध वाला मैदान साफ करना चाहता है ताकि उसकी ताकत की बराबरी कोई नहीं कर पाए। Несут службу, уже работают и своей работой на труднейших участках и сложных маршрутах. Они на практике подтвердили. आर्कटिक महासागर के किनारे 6 देश हैं। इसमें रूस, कनाडा, अमेरिका, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड शामिल है। ऐसे में अब तक वीरान पड़ा यह इलाका बहुत तेजी से दुनिया का ध्यान खींच रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है। ऐसे में दसियों खरब डॉलर के गैस और तेल तक पहुंच बनाने के लिए दुनिया के सभी देश तेजी से इस इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। हालांकि इसमें सबसे तेज रफ्तार रूस की है। यूक्रेन में युद्ध से बहुत पहले पुतिन ने आर्कटिक को लेकर कई खामोश दावे किए हैं और वो उसे कई बार दोहरा भी चुके हैं। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध को जीतने के बाद रूस और उसके आसपास के खाली पड़े इलाकों में तेल खनन को तेज किया जाए। इसके लिए वो आर्कटिक की गहराई में मौजूद तेल और गैस के खजाने को तेजी से निकालना चाहते हैं। रूस के आर्कटिक से लगे इलाके में महज 20 लाख लोग रहते हैं, लेकिन ये ऐसा कीमती इलाका है जहां से रूस की कमाई का 20% हिस्सा आता है। रूस अब यहां न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर तैनात कर चुका है। रूस की ये ताकत ऐसी है जिसका मुकाबला अमेरिका दूर दूर तक नहीं कर पा रहा। आइस ब्रेकर ही वो ताकत है जिसके जरिए आर्कटिक में रास्ता तैयार किया जाता है और यहां रूस बाकी देशों से बहुत आगे है। रूस के पास अब 8 न्यूक्लियर आइस ब्रेकर हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 2 हैं। ये ऐसी विशालकाय मशीन है जिनके बिना आर्कटिक पर कब्जा करना किसी भी फौज के लिए नामुमकिन है। Все задуманное, несмотря на текущие сложности, мы обязательно претворим в жизнь. Для этого будем наращивать возможности нашего атомного ледокольного флота. И что принципиально, делать это надо. दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आइस ब्रेकर भी रूस के पास है और बाकी देश इस ताकत की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। इनका होना इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के नए प्राकृतिक तेल और गैस के भंडारों में से 22% आर्कटिक क्षेत्र में है और इस पर रूस समेत कई देशों की नजर है। जब बर्फ पिघलेगी तो इससे भी बड़े पैमाने पर तेल और गैस को खोजने की लड़ाई शुरू होगी और तब जिसकी जहां तक पहुंच होगी वो वहां अपना हक जताएगा। पुतिन के ऑर्डर पर रूस ने अपने उत्तरी इलाके में 50 से ज्यादा ऐसी मिलिट्री पोस्ट को खोल दिया है जो सोवियत काल में तैयार की गई थी। यहां 10 रेडार स्टेशन अपग्रेड कर दिए गए हैं। पुतिन ने जो याकुतिया नाम का आइस ब्रेकर लॉन्च किया है वो भी ऐसे इलाके के नाम पर बना है जहां सर्दियों में तापमान -70 डिग्री चला जाता है और यहां का 40% इलाका आर्कटिक से लगता है। देखा जाए तो यूक्रेन युद्ध के बीच ही दुनिया में आर्कटिक को लेकर अलार्म बजने लगा है। दुनिया की मीडिया में चर्चा हो रही है कि आर्कटिक को लेकर पुतिन के इरादे ठीक नहीं है और यूक्रेन के बाद आर्कटिक का इलाका युद्ध का मैदान बन सकता है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस ने आर्कटिक सर्कल के आसपास अपनी फौज की तैनाती बढ़ा दी है। इसने अमेरिका और कनाडा के साथ नॉर्वे को भी बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। नॉर्वे आर्कटिक के किनारे और रूस के करीब नेटो का एक प्रमुख सहयोगी देश और उसे लग रहा है कि आर्कटिक के साथ पुतिन का टारगेट नॉर्वे भी हो सकता है। आर्कटिक के बड़े इलाके पर नजर रखने के लिए रूस ने अपनी हवाई ताकत में भी जबरदस्त इजाफा किया है। आर्कटिक रीजन के पास रूस के एक पुराने एयरबेस को फिर से एक्टिव कर दिया गया है। यहां रूस के आधुनिक MiG-31 लड़ाकू विमान के साथ एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को तैनात किया गया है। MiG-31 किंजल मिसाइल से लैस किया गया है जिसे रूस ने पिछले कुछ सालों में ही तैयार किया है। रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट MiG-31 से दागी जाने वाली यह मिसाइल कितनी खतरनाक बन जाती है उसे बहुत गौर से समझिएगा।
मिग 31 खुद आवाज से करीब 3 गुना रफ्तार से उड़ता है। यह मिग 25 का नया वर्जन है, जो कभी रूस का एक टोही विमान था। मिग 25 भारत के पास भी था और ऐसे 8 फाइटर जेट बरेली एयरबेस पर तैनात थे। अभी मिग 31 रूस की स्ट्रेटेजिक फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। यह विमान अब हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया गया है, जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो रूस की इस्कंदर मिसाइल का एयर वर्जन कही जाती है। रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति मिनट। यह मिसाइल 2,000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल को मिग 31 की बेली यानी एयर फ्रेम के निचले हिस्से में इंजन के बीचों बीच फिट किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सुखोई फाइटर जेट में ब्रह्मोस लगाई जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि मिग 31, जिसकी खुद की अधिकतम रफ्तार 3,000 किलोमीटर है, उससे इस मिसाइल को फायर किया जाता है और यह 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। तो इसे इंटरसेप्ट करना यानी इसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन सी बात है। व्लादिमीर पुतिन ने एक वक्त किंजल को रूस का सबसे खतरनाक और गेम चेंजर हथियार बताया था। वो इसका इस्तेमाल यूक्रेन में भी कर चुके हैं और ज़ेलेंस्की के कई फौजी ठिकानों को इसी मिसाइल ने पूरी तरह तबाह किया है। लेकिन अब उनका असली टारगेट आर्कटिक में रूस का दुश्मन बन सकता है। इसी मकसद से रूस ने अब अपनी आइस ब्रेकर वाली पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया है। Благодарю наших корабелов, атомщиков, конструкторов, рабочих, инженеров, всех специалистов, которые участвуют в создании этих высокотехнологичных, уникальных, без всякого преувеличения, уникальных судов, за огромный труд, за профессионализм. आर्कटिक में पुतिन की फौज का प्रेशर और यूक्रेन में रूस के हमले को देखते हुए नाटो लगातार आसपास युद्धाभ्यास कर रहा है। मार्च में उसने एक युद्धाभ्यास शुरू किया, जिसका नाम था कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। इस एक्सरसाइज में नाटो ने बर्फ में लड़ने वाली अपनी खूबी को आजमाया था। नाटो का युद्धाभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 बहुत ही बड़े पैमाने पर किया गया। रूस के बॉर्डर के करीब नॉर्वे में नाटो ने 1980 के बाद इतना बड़ा युद्धाभ्यास किया है। इसमें 27 देशों के 30,000 सैनिक शामिल हुए। इसमें 220 विमान और हेलीकॉप्टर, 50 से ज्यादा जंगी जहाजों ने भी हिस्सा लिया। रूस को दिखाने के लिए नाटो यहां अपने टैंक भी लगातार आजमा रहा है। नाटो के जहाज भी लगातार उड़ान भर रहे हैं। नाटो समंदर में भी अपनी ताकत दिखा रहा है। नाटो क्या है? नाटो का डर क्या है? नाटो की ताकत और उसकी कमजोरी क्या है? और इन सब के बीच रूस को लेकर नाटो का खौफ क्या है? क्या यूक्रेन के बाद रूस और नाटो की जंग होगी? क्या ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रूस नाटो पर भी चढ़ाई कर देगा? पिछले 9 महीनों से यूरोप और रूस के आसपास फौज के ऐसे जमघट उसी डर को खत्म करने के लिए हो रहे हैं। 40 सालों बाद इतने बड़े पैमाने पर वॉर एक्सरसाइज में नाटो अपनी फुल फायर पावर आजमा रहा है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है रूस को यूक्रेन के बॉर्डर पर रोकना, क्योंकि यहां से पुतिन आगे बढ़े या रूस को आगे बढ़ने पर मजबूर किया गया तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। लेकिन अब खतरा तो आर्कटिक पर भी मंडराने लगा है और अगला बैटल ग्राउंड यहीं बनेगा। ऐसा डर अमेरिका को बहुत ज्यादा सता रहा है।